नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी के पीवाईक्यू के इस सीरीज़ में यूपीएससी 2019 का इकोनॉमी का प्रश्न करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2018 तक कंप्लीट कर लिया है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो 2019 के प्रश्न पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला प्रश्न दिया है, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि क्या कारण है ये हम लोगों को बताना है। 4 इसमें विकल्प दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दिया है कि गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाता है, क्योंकि ये कुछ चीज़ डिफाइन नहीं कर रहा है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। बी ऑप्शन दिया है कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो गुजरात का पर कैपिटा इनकम है वो दिल्ली के पर कैपिटा इनकम से अलग है, और जो दिल्ली का पर कैपिटा इनकम है वो यूपी के पर कैपिटा इनकम से अलग है। तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन क्रियान्वित किया जाता है। तो ये जो है अग्रणीय बैंक योजना, लीड बैंक जो स्कीम होती है, इसके तहत किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। पहला दिया है अग्रिम, दूसरा दिया है जमा, और तीसरा दिया है निवेश, और चौथा दिया है मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, यानी मनी रेट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, तो जमा शामिल नहीं है। ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है उसमें जमा शामिल नहीं होता है। देखिए बैंक की जो परिसंपत्ति है उसमें भौतिक परिसंपत्ति के रूप में भूमि, भवन, फर्नीचर इत्यादि ये सब हो सकता है। बैंक के पास मौजूदा नकदी निवेश, सरकारी प्रतिभूति, ट्रेजरी बिल और ऋण के रूप में अगर हम देखें तो ग्राहकों तथा अन्य को दी गई ऋण अग्रिम जो होती है वो शामिल होती है। बैंकों की देनदारियां, ग्राहकों का जमा उधार जो आरबीआई तथा अन्य बैंक के लिए होता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारकों का योगदान है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा का अर्जन। ठीक है, तो यह हम लोगों का स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा दिया है सरकारी व्यय के बढ़ने का, तो जब सरकारी व्यय बढ़ेगा तो मुद्रा संकट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कम करने की बात कर रहा था, तो हमारा दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ दो है उसको हम डिलीट करेंगे। हम 50-50 पर आ चुके हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन दिया है विदेशी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। उनके लिए सहभागिता पत्र यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट जारी किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा चारों विकल्प के बारे में, यानी कि जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र और सहभागी पत्र, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे कारकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षीकरण निम्नलिखित में से कौन करते हैं या करती हैं। 5 स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है और बताना है हमारा कौन सा उत्तर सही है। आइए पहला इसमें देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। दूसरा दिया है संसदीय विभाग संबंधित अस्थायी समितियां, ये भी सही है। तीसरा दिया है वित्त आयोग, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि वित्त आयोग का काम वित्तीय लेन देन से संबंधित मामलों पर नज़र रखना होता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। ठीक है, 1-2 सही है। और चौथा देखते हैं। चौथा दिया है वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, फिर आ गया वित्तीय, ये भी गलत है। और नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कितनी बार, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं और पूछ रहा है हमको सही उत्तर बताना है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं एक बार।
पहला स्टेटमेंट दिया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। इसका विश्लेषण हम लोग पहले के पेपर में भी कर चुके हैं, पंचवर्षीय योजना के बारे में, नीति आयोग के बारे में। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। दूसरा दिया है, चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति में सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और पांचवा दिया है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार, अब देखिए इस तरह का स्टेटमेंट जैसे ही आता है अलर्ट हो जाइए, कि वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, जिस तरह से विश्व बैंक है उसी तरह से यह भी है, यह एशियाई देश मिलकर इसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसमें 80 से अधिक देश हैं और 2020 के अंत तक इसमें 103 देश स्वीकृति ले चुके हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो भारत सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं है, इसमें सबसे बड़ा शेयरधारक चाइना है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। तो एशिया से बाहर के भी सदस्य इसमें हैं। ठीक है, क्योंकि 103 देश कुछ सब एशिया के थोड़ी होंगे। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। थोड़ा सा आप एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतर ऋणदाता करार यानी कि इंटर क्रेडिटर गारंटी पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि 50 करोड़ या उससे अधिक जो दबाव युक्त परिसंपत्तियां हैं को सहसंग उधारी के अंतर्गत अधिक तेजी से इसका समाधान किया जाए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। ठीक है, तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो हम लोग जब 2022 का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पर मैं बता दूंगा, क्योंकि यह सेम क्वेश्चन 2022 में रिपीट किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उप सूचकांक नहीं है। हम लोगों ने इसके बारे में पिछले वर्षों के PYQ में देखा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को 10 उप सूचकांकों के आधार पर रेटिंग दी जाती है। पहला, व्यवसाय शुरू करना। दूसरा, निर्माण परमिट से निपटना। तीसरा, बिजली प्राप्त करना। चौथा, संपत्ति का पंजीकरण। पांचवा, क्रेडिट प्राप्त करना। छठा, निवेशकों की सुरक्षा। और सातवां, करों का भुगतान। और आठवां, सीमाओं के पार व्यापार। और नौवां, अनुबंधों को लागू करना। और 10वां, दिवालियापन या समाधान। इन पैरामीटर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स बनता है और जिसका अच्छा होता है वहाँ पर ज़्यादा निवेश होता है। तो आइए अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कारोबार सुगमता सूचकांक का उप सूचकांक नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने 10 जो गिनाया उसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये इंडेक्स में शामिल नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है। ठीक है, और पापड़, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत यह भी शामिल है इसमें भैया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, APMC मंडी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, APMC जो एक्ट है उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश की सामाजिक पूंजी यानी कि जो सोशल कैपिटल होती है के रूप में समझा जा सकता है। तो देखिए, समाज में इससे भरोसा बढ़ता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रति। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो देखिए, सब लोग टाटा का नमक यूज करते होंगे। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी सोशल कैपिटल अच्छी है।
उसकी समाज में एक्सेप्टेंस है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे में हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, समाज में आपसी भरोसा और सामंजस्य का स्तर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा? तो ये वनस्पति तेल था। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों का पूछ रहा है। हम लोग 2019 का कर रहे हैं, इसके मतलब 2018 से पूछ रहा है। अब जब 2026 में इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसका मतलब है कि 2021-22 से पूछेगा, तो वो तो सबको ही पता होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है, गैर जरूरती वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो ये हम लोग का ऑप्शन सही है, और इसमें पूछा है नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्गों में मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो यह भी सही है, लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन दिया है, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। तो यह भी सही है, लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए गलत है। डी वाला ऑप्शन दिया है, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, भारतीय रुपये की गिरावट से तात्पर्य विनिमय दर प्रणाली में रुपये का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में कम होना है। जैसे कि मान लीजिए $1 आज 80 रुपये का है, आने वाले टाइम में अगर वही डॉलर 90-100 रुपये हो जाता है, तो ऐसे में रुपये का अवमूल्यन हो जाएगा, रुपये की गिरावट हो जाएगी। विनिमय दर का निर्धारण मूल्यों की मांग तथा आपूर्ति के आधार पर होता है। अतः आरबीआई ब्याज दर बढ़ाकर भारतीय मुद्रा की आपूर्ति कम कर सकती है एवं विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर की आपूर्ति बाजार में बढ़ाने के प्रयास कर सकती है, जैसे विदेशी वाणिज्यिक उधारी संबंधित दशाओं को आसान बना सकती है, डॉलर के अंतर्वाह को बढ़ावा देता है और अपने मुद्रा भंडार से डॉलर मार्केट में लाता है, और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहित करता है। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत लगभग 86% आयात निर्यात डॉलर में करता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा था, तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और दिया है, भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के निर्देश, जिन्हें प्रचलित रूप से डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाता को समादेशित करती है कि क्या समादेशित करती है, इसके बारे में बताना है। 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। केवल देखकर इसको गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, अगर हम किसी दूसरे देश में अपना डाटा रखेंगे तो उसके छेड़छाड़ होने की ज़्यादा आवश्यकता है। कोई देश हमारे सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, हमारे देश के विरुद्ध कोई साजिश कर सकता है, इसलिए दूसरे देश में नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। ये स्टेटमेंट गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नहीं, बल्कि पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। तीसरा हम लोगों का दिया हुआ है, वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, केवल एक। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 को क्रियान्वयन किया? तो ये यूरोपियन यूनियन के लोग थे। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, भारत भी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लाया है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने यूपीएससी 2019 का इकोनॉमी का सारा प्रश्न कर लिया। अब कल हम यूपीएससी 2020 का इकोनॉमी का प्रश्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।